सभी को प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा मौसम है आज। सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग भी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग पे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी, उसके बारे में मैंने एनालिसिस वीडियो किया था। इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में फुल वीडियो एनालिसिस करने वाला हूं। तो आप सामने देख सकते हैं, ये कुछ नोट्स हैं। इसी नोट्स से हम भी लोग पढ़े हुए थे। ये कुछ नोट्स हैं जो बनाए गए हैं, तो इन्हीं से हम लोग पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ओके दोस्तों, और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे ढंग से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन आर्किटेक्चर। ओके दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है वो प्राचीन चीज़ में क्या इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं पहले। भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए में पढ़ी होगी। तो ये कुछ आसान भाषा में इसका बढ़िया तरीके से वर्णन किया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। जो स्थिति की 3,500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व अनुमानित की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरिकल इसमें लिखा हुआ है और अच्छे ढंग से लिखा गया है। नोट्स ज़्यादा हैं तो मैं पढ़ने में थोड़ा कम जोर दूंगा, आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लंबाई चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई 10 मीटर थी, वहीं अन्य सड़कें भी चौड़ी थीं। ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो हो सके आप सब लोग इसके लिए आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि ये सब नोट डाउन कर सकें आप लोग। ओके दोस्तों, इसका तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ये जो है ये सिंधु प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर एक नगर के अवशेष मिले हैं जो मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। रवि नदी के तट पर सड़कों स्थान के चिन्ह मिले हैं। हाल में दोनों स्थान पाकिस्तान में स्थित है। आपने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली है। अब बात करेंगे कुछ इसके अंतर्गत मुख्य हेडिंग्स की। वहाँ का भवन निर्माण या बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा क्या था, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भवनों का पता चलता है। ये भवन प्रायः पक्की ईंट के ये सब वगैरह बने हुआ करते थे। ओके दोस्तों, स्नानाघर, रसोई घर, शौचालय की व्यवस्था भी थी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम दूसरी स्लाइड में आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था हमने, और इसके अंतर्गत हम लोग विशाल स्नानागार मैंने बहुत सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, आप सब लोग देख सकते हैं। कुंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर तथा गहराई 52.4 मीटर थी। तो दोस्तों, कुंड की सफाई तथा गंदे पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी। कुंड के चारों ओर चबूतरे तथा बरामदे बने हुए थे। बरामदे के पीछे तीनों तरफ कमरे थे जहाँ स्त्रियाँ कपड़े पहनती थीं। ये कमरे चतुर्भुज की तरह गोलाई में होते थे। भवन संरचना कैसी थी? पूर्ण इमारतों से सामने का हिस्सा 85 फीट तथा गहराई 97 फीट तक होती है। फीट का साइन 1 मार्क होता है, 1 डैश होता है। डबल डैश जो होता है वो आपका इंच में होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। भवन की बाहरी दीवार 9.5 फीट होते थे, बड़े मतलब की ऊंचाई होती थी इनकी। छोटे स्तंभों पर टिके होते थे।
जिनमें प्रत्येक स्तंभ की लंबाई 90 फीट होती थी। ओके दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे क्या हो सकता है उन लोगों का। प्रयुक्त सामग्री, ये भवन पक्के और मजबूत होते थे तथा बहुत ही उत्तम किस्म के होते थे और ईंट का साइज़ 20 इंच बाई 9 इंच बाई 10 इंच के नापों में नापे गए थे। जो उस समय प्रयुक्त ईंट थी उसकी चौड़ाई जो थी, लंबाई या गहराई, वो 20 बाई 9 बाई 10 इंच थी। ओके दोस्तों, ये इंग्लिश में है, इसी का वर्णन आपको इंग्लिश में नीचे को मिल जाएगा, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बुद्धकालीन वास्तुकला। हमने प्राचीन वास्तुकला के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं बुद्धकालीन वास्तुकला के बारे में। स्तूपा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बुद्धकालीन वास्तुकला का जो काल है वो 2000 BL टू 4th सेंचुरी AD के समथिंग माना जाता है। ओके दोस्तों, भगवान बुद्ध की स्मृति में समाधि का निर्माण किया। स्तूपा जो है वो स्तूपा क्या होता था? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को तत्कालीन भारतीय शासक ने 8 भागों में विभाजित किया। अपने देशों पर भगवान बुद्ध की स्मृति में समाधि का निर्माण करवाया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। आप सब लोग इसके बारे में, स्तूपा के बारे में पढ़ सकते हैं। द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, सांची के स्तूप के बारे में आप सिंपल सा गूगल सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया में जाके उसके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाई गई थी इस ब्रिक का साइज, मतलब उसके स्तूपा के निर्माण में ब्रिक का यूज़ हुआ था। साइज़ क्या था? 60 इंच बाई 10 इंच बाई 3 इंच का साइज़ था। और स्तूपा की जो हाइट थी वो 35 फीट थी। स्तूपा की जो ईंटें थीं वो 4 इंच मोटी चूने की प्लास्टर से ढकी हुई थी। ओके दोस्तों, स्तूपा के चारों ओर 6 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ है, मतलब कि प्रदक्षिणा मतलब कि परिक्रमा लगाने वाला। रेलिंग पत्थर की बनी है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे वहाँ के, जो विज़िट करवाते हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। रेलिंग के ऊपर 2 फीट ऊंची कोपिंग की गई हुई है। कोपिंग क्या समझते हैं? कोपिंग आप जो बरसात के पानी को अंदर ना आने दे, बाहर ही टपका दे, वो होता है। तोरण द्वार, इसमें 4 खंभे हैं जो कि 14 फीट ऊंचे हैं। तोरण द्वार की ऊंचाई 34 फीट है। तीनों बीम्स के किनारे पर अर्बन अलंकरण है। प्रत्येक बीम के नीचे चौकोर सपोर्ट है जो कि बीम को एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को नोट्स के बारे में हर चीज़ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब ये क्या है? शहरों की योजना। वहाँ की बुद्धकालीन वास्तुकला में शहरों की योजना जो थी, द सिटीज़ ऑफ मोहनजोदारो सॉरी, आपने बुद्धकालीन वास्तुकला के बारे में पढ़ा था, आप बात पढ़ रहे हैं मोहनजोदारो की वास्तुकला के बारे में। हड़प्पा वर बिल्ड सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू लैक्स, ये आप सब पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हाउसेस प्लानिंग जो आपने वहाँ पर इंग्लिश में हिंदी में पढ़ी थी वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में उपलब्ध हो जाएगी। ओके, अभी आप बात करेंगे ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। तो उसका कुछ मैंने स्केच बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। ये स्केच है ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची का। अब बात करेंगे सारनाथ के स्तूप के बारे में। यह स्तूप जो सारनाथ में बना है बुद्ध के प्राचीन जीवन की क्रांति है। सारनाथ से 65 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्तूप एक 13 मीटर ऊंचे बेसमेंट पर ईंट की चिनाई से बना है जो सीमेंट से 34 मीटर ऊंचाई पर है तथा पत्थरों की चिनाई से बना है। बेसमेंट के सामने पत्थरों में
8 लाख हैं, 8 ताक हैं, जिसमें भगवान बुद्ध का स्टैटिक्स है, मतलब कि उनकी जो राख वगैरह होती है, मरने के बाद जो आदमी जलाया जाता है उसकी जो राख बत्ती है वो चीज़ उसे स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिस तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ओके दोस्तों, ये कुछ सारनाथ का मैंने लेआउट बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये वाला। अब बात करते हैं इसमें स्तूप ऑफ अमरावती। अमरावती के बारे में आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, जितने हो सके आप लोग स्केचेस बनाएं, फ्री हैंड स्केचेस बनाएं जितना हो सके, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आप लोगों को इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप जितना अच्छा आप वहाँ पे स्केच कर पाओगे दिए गए टाइम के अंदर अंदर, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बारे में आप सब लोग पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, जिनके पास नोट्स नहीं हैं आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बारे में अवशेष बचे हुए थे। इस डोम के बेस का डाया 162 फीट तथा प्रदक्षिणा पद सहित डाया 182 फीट है। इसकी हाइट 90 फीट से 100 फीट तक है। डोम के चारों तरफ ग्राउंड से 20 फीट ऊपर एक अपर प्रदक्षिणा पथ है। इस पर 5 आर्गन खंभे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, टेरासेड पाथ पर लगभग रेलिंग बनी हुई है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर खंभे लगे हुए हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अमरावती में इस स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर से 35 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी के तट पर है। अब इसके केवल अवशेष ही बचे हुए हैं, क्योंकि ये नष्ट हो चुका है, जिसमें से अधिकतर हटाकर मद्रास के संग्रहालय में रखे गए हुए हैं। आप सब लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये प्लान ऑफ स्तूपा अमरावती है, मैंने छोटा सा प्लान बनाया है, आप लोग खाली समझ सकते हैं इस चीज़ से। कोई दोस्तों, अब बात करते हैं आर्य स्तंभ। आर्य स्तंभ 5 का स्तूप मिलकर आर्य का बनाते हैं। आर्य का, आर्य स्तंभ नहीं, आर्य का स्तंभ, ओके, आर्य क्या बोलते हैं, आर्य का स्तंभ। 5 का स्तूप मिलकर आर्य का बनाते हैं। ये पूजनीय स्तंभ होते हैं, प्रत्येक जो कि लगभग 6 मीटर ऊंचे होते हैं। ये बुद्ध के जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि उनका जन्म, उनकी दीक्षा, खुशी, उनका सारनाथ से पहला भाषण और निर्याना बुद्ध का पहला कदम। इसके बारे में पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपका सामने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। ओके दोस्तों, डोरवे के एंट्रेंस पिलर पर दहाड़ते सिंह के स्कल्पचर बने होते थे, ये आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, कुछ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है छोटी छोटी हेडिंग में, कि कुछ हेडिंग बोल दिया जाता है कि चैत्य क्या होता है भाई, स्तूपा क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। चैत्य संस्कृत में चित्रा, खंभों के चारों तरफ से इसका हिंदी में अनुवाद है। ये बुद्ध धर्म के मंदिरों में पवित्र स्थानों की तरह, असेंबली हॉल की तरह बनाए जाते थे। ये उनके द्वारा बनाए जाते थे जो शुद्ध त्यागी होते थे। इसमें स्मॉल रेक्टेंगुलर डोर वे होते थे जो कि एक वेलवेटेड हॉल में खुलते थे, अंदर घुमावदार होते थे। इसमें लंबी कतारों में देखें तरफ कॉलम्स होते थे, जिनके बीच में नैव मंदिर का दोनों तरफ गलियां होती थीं। छतें प्रायः सेमी सर्कुलर थीं। चैत्य उसी प्रकार के होते थे जैसे कि ईसाइयों के गिरजाघर। ओके दोस्तों, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। अजंता की गुफाएं
ये गुफाएं जलगांव से 60 किलोमीटर दूर पर जंदाकी स्थित चित्रपूर्ण एवं रोमांच हैं। गुफाएं एक घोड़े के तलवे के आकार की घाटी पर बनी हुई हैं। ये पूर्व से पश्चिम तक से 500 मीटर से भी ज़्यादा दूरी तक फैली हुई हैं। इसमें कुल 300 गुफाएं हैं, जिसमें से 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य हॉल हैं, बाकी विहार हैं। इसमें कुल 23 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं में 23 हैं, सबको नंबर वाइज, मतलब कि नंबर 1 गुफा, नंबर 2 गुफा, तो उसी में से 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य हैं, चैत्य हाल हैं, बाकी सब विहार हैं। ये बुद्धकालीन वास्तुकला का बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो। गुफाओं दीवारों पर कलाकृतियाँ, नृत्यांगनाओं तथा बुद्ध धर्म की देवियों के चित्र बने हुए हैं। सब लोग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हो सके तो आप सभी लोग नोट्स बनाते चलें, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हेल्प करूँगा कि वो चीज़ मैं अगले वीडियो में बता सकूँ। ठीक है दोस्तों। वैल्यूएटेड हॉल का अंत घुमावदार है, जो पंक्ति और कॉलम से विभाजित है, जिसमें एक विशाल और 2 गलियारों का निर्माण होता है। अंत में एक स्तूप है जो प्राकृतिक चट्टानों से बना है, जिसमें भगवान बुद्ध सामने पैर नीचे किए हुए बैठे हैं और वह अपने सेवकों से घिरे हुए हैं तथा स्वर्ग की अप्सराओं से के चित्र बने हुए हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब बात अजंता की गुफाएं हो गई। अब बात करेंगे एलोरा की गुफाएं। यह एक गांव था जिसका नाम उसके शासक इलाके नाम पर रखा गया था और औरंगाबाद से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। बुद्धिज्म के महायाना स्कूल के संस्थापक नागार्जुन के अनुसार इनकी शुरुआत 1st सेंचुरी में हुई। इसमें बुद्ध के जीवन के कई दार्शनिक स्थापित हैं। इसमें बुद्ध एक पत्थर की सीट पर बैठे हुए हैं तथा अपनी 2 दासियों पद्मावती और वनयाणी से घिरे हुए हैं। इसमें 12 बुद्धिस्ट केव हैं। इसमें केवल एक चैत्य है और बाकी विहार हैं। इसमें अजंता के समान इसका जो वर्णन है वो अजंता के समान किया गया है। इसमें हिंदू गुफाएं जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनी हैं। 5 जॉइंट्स गुफाएं 9वीं और 10वीं शताब्दी के अनुरूप मानी जाती हैं। तो दोस्तों, विहार अजंता की गुफाओं में विहार क्या होते हैं, ये वहाँ पे आपने चैत्य पढ़ा था। अब बात करेंगे विहार क्या होता है। इससे पहले मैं विहार की बात कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि विहार होता क्या है। ये बुद्ध पुजारियों के रहने के स्थान थे। अजंता में 25 मतलब 25 कालम हैं या 25 पंक्ति हैं कट विहार, और एलोरा में 11 विहार हैं। मुख्य द्वार से घुसते ही एक मेन हॉल होता था। इसमें असेंबली हॉल, डाइनिंग हॉल, चैम्बर्स होते थे। हॉल से गहराई में मंदिर बने होते थे। मूर्तियाँ बुद्ध के सुंदर चित्रों की होती थीं तथा दीवारों पर बुद्ध के जीवन के चित्रों तथा जैसे कि अजंता में थे वैसे ही चित्र बने हुए हैं। कुछ ग्रेट स्ट्रक्चरल विहार लगभग 60 मीटर ऊंचे तथा ग्लास टाइल्स के से कवर थे। बीम्स लाल रंग से तथा राफ्टर्स रेनबो के सभी रंग से रंगे हुए थे। आप इसका प्लान देख सकते हैं। अशोका पिलर्स, अशोका स्तंभ के बारे में बात करते हैं। अशोक के राज्य में बुद्धिस्ट स्कूल का प्रचार बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसका श्रेय सम्राट अशोक को है। इसको जानने के लिए अशोक का कलात्मक स्तंभ उदाहरण है। इसके बारे में बात देख लीजिए आप लोग। ऊपरी भाग 2 फीट डाया है। डाया का एक अबोस होता है तथा नीचे की सरफेस साधारण वृत्ताकार होती है, जिसकी हाइट 40 से 30 फीट होती है। बेकस के ऊपर बुद्धा की मूर्ति तथा घोतक प्रतीक बना हुआ है। इसकी टोटल हाइट 50 फीट तक होती है। अशोक स्तंभ मुख्य रूप से विद्या का प्रचार कराने तथा इसका प्रत्येक भाग बुद्ध तथा अशोक द्वारा प्रचारित उपदेशों का ज्ञान कराती है। आप लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में। ओके दोस्तों, होप मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ।
ये कुछ उसका स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, और ये जो अशोक स्तंभ है वो माउंट आबू पर स्थित है। आप सब लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, अब हम लोगों ने बुद्धिस्ट वास्तुकला पढ़ी थी, अब बात करेंगे जैन वास्तुकला के बारे में। जैन धर्म के ऐसे, चलिए इसके जैन वास्तुकला के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लेंदी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।